नाज़रीन आदाब, 11 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी आज सदर जमहूरिया से करेंगे मुलाकात, हुकूमत साजी का पेश करेंगे दावा। मोदी काबीना में जगह पाने के लिए बीजेपी लीडरों की सरगर्मियों में आई तेजी, 4 अहम कलमदानों पर सीनियर लीडरों की नजरें। भोपाल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर लोकायुक्त का धावा, 10 करोड़ की मिल्कियत का इंकिशाफ। जम्मू कश्मीर के बानिहाल में एक बस गिरी, 300 फीट गहरी खाई में 17 हलाक, 33 जख्मी। और थाईलैंड में इमरजेंसी नाफिज, फौज ने कहा इमरजेंसी का मकसद मुल्क में तख्ता पलटना नहीं। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करने वाले हैं। इससे पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की एक मीटिंग भी होगी, जिसमें मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर लीडर मुंतखब किया जाएगा। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुल्क की बागडोर संभालने के सिमत में आज पहला कदम उठाने जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। मोदी के साथ पार्टी के सीनियर लीडरान के अलावा हलीफ जमातों एनडीए के लीडरान भी होंगे। हुकूमत साजी का दावा पेश करने के बाद सदर जमहूरिया नरेंद्र मोदी को हुकूमत साजी की दावत देंगे। ये अभी तय नहीं हुआ है कि मोदी किस दिन ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। इस ज़मन में मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ तारीखें सामने आ रही हैं। बाज़ ज़राए के मुताबिक मोदी 24 मई से 27 मई के दरमियान किसी भी तारीख को हलफ ले सकते हैं। सदर जमहूरिया से मुलाकात से कबल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मोदी को लीडर मुंतखब किया जाएगा। इसके बाद एनडीए के इजलास में मोदी की क़यादत पर मुहर सब्त की जाएगी। हुकूमत साजी का दावा पेश करने और सदर जमहूरिया से हुकूमत साजी की इजाजत लेने के बाद मोदी आज शाम अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। कल 21 मई को मोदी गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात हुकूमत में रेवेन्यू मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल को गुजरात की वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कौन सा कलमदान किसके पास होगा, ये अभी वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के आला लीडरान इन दिनों दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर और आरएसएस के दफ्तर के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। बीजेपी लीडरों के अलावा हलीफ जमातों के अरकान ने भी कलमदानों के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। मोदी काबीना के खदुखाल पर असरार के पर्दे पड़े हुए हैं। नई दिल्ली में गुजरात भवन और आरएसएस के दफ्तर में नए काबीना के ताल्लुक से जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कई सीनियर लीडरों के नाम काबीना के लिए जा रहे हैं। 4 बड़े कलमदान दाखिला, खारजा, दिफा, खजाना पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अमृतसर से शिकस्त से 2-4 हुए अरुण जेटली का नाम काबीना के अहम कलमदान के लिए ज़र गौर है। बताया जाता है कि जेटली को वज़ीर खजाना या फिर वज़ीर खारजा जैसा अहम कलमदान सुपुर्द किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और मौजूदा पार्लियामेंट में सबसे उम्र दराज पार्लियामेंट्रियन एल.के. अडवाणी को लोकसभा का स्पीकर बनाए जाने की खबरें भी गश्त कर रही हैं। गुज़श्ता लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे करिया मुंडा का नाम भी स्पीकर के ओहदे के लिए गश्त कर रहा है। एक और सीनियर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम भी बड़ी वजारत के लिए गश्त कर रहा है। जोशी को वज़ीर दिफा बनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक जोशी ने मोदी के रूबरू वाज़ेह किया है कि उन्हें उनकी क़यादत में काम करने में कोई दुश्वारी नहीं है। गुज़श्ता लोकसभा में भी अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज का नाम भी बड़ी वजारत के लिए लिया जा रहा है। सुषमा को फरोग इंसानी वसाइल का कलमदान दिया जा सकता है। वाजपेयी काबीना में वजीर रह चुके अरुण शौरी का नाम वज़ीर खजाना के तौर पर लिया जा रहा है। बताया जाता है कि पार्टी सदर राजनाथ सिंह भी अपने लिए अहम वजारत की ख्वाहिश रखते हैं। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह वजारत दाखिला के कलमदान की ख्वाहिश रखते हैं। तहम राजनाथ को काबीना में फिलहाल जगह मिलेगी या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि आरएसएस चाहती है कि राजनाथ सिंह मजीद कुछ वक्फे के लिए पार्टी सदर बरकरार रहे। बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू को भी नई काबीना में जगह मिल सकती है। पार्टी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी मोदी काबीना में वाहिद मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं। पार्टी के एक और मुस्लिम लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन इस बार इंतखाबात हार गए हैं।
इस सूरत में उन्हें वजारत मिलने के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। मोदी के दस्ते रास्त समझे जाने वाले अमित शाह को भी काबीना में जगह मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर लीडर कमलनाथ को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकती है। बताया जाता है कि कांग्रेस के मौजूदा मुंतखब अरकान पार्लियामेंट में कमलनाथ ही सबसे सीनियर है। जराये का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं, ये तय हो गया, लेकिन लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा ये अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है। लोकसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी जमात है। कांग्रेस के पास 44 सीट हैं। 44 सीट रहने के बावजूद भी कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन कहलाए जाने की हैसियत में नहीं है। पार्लिमानी कानून की रोशनी में अपोजिशन जमात कहलाए जाने के लिए 543 रुकनी पार्लियामेंट के 10% अरकान का होना जरूरी है, यानी 55 अरकान जरूरी है। ताहम बताया जाता है कि अगर लोकसभा स्पीकर चाहे तो इसमें थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस अपने खेमे से कमलनाथ को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकती है। जराये का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। बताया जाता है कि कांग्रेस के मुंतखब अरकान पार्लियामेंट में कमलनाथ ही सबसे सीनियर रुकन है। ऐसे में कमलनाथ के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। अगर लोकसभा स्पीकर यूपीए की 58 सीटों को एक ब्लॉक तस्लीम कर ले तो कमलनाथ का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसी भी खबरें गश्त कर रही हैं कि कमलनाथ को प्रो टर्म स्पीकर बनाया जा सकता है। कमलनाथ मौजूदा पार्लियामेंट के सीनियर अरकान में से एक हैं। दूसरी जानिब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और जयललिता की एआईएडीएमके की नजरें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे पर लगी हुई हैं। मौजूदा पार्लियामेंट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 34 और जयललिता के 37 अरकान हैं। ऐसे में अगर दोनों जमातें मुत्तहिद होती हैं तो ये तादाद 61 हो जाएगी। ऐसे में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा इन दो जमातों में से किसी एक जमात के लीडर के पास जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के बानिहाल में एक बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा रामबन और बानिहाल के दरमियान वाक़े डिगडोल के मुकाम पर हुआ। इस हादसे में 17 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। 17 जख्मियों को हेलीकॉप्टर से जम्मू मुंतकिल किया गया। महलविकीन और जख्मियों में ज्यादातर मजदूर हैं, जिनका ताल्लुक झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से है। बस में 51 अफराद सवार थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महलविकीन के लवाहिकीन को 1-1 लाख और जख्मियों को 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। गाड़ी खाई में गिर गई, तो वहीं से एक्सीडेंट हुआ। बाद में हमको होश नहीं लगा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? श्रीनगर जा रहे थे भर्ती लेकर। ठीक है, तो कितनी कैजुअलिटी है, कैसे कब गिरी, कुछ पता चला? रात को 2:30 बजे। हाँ। कैजुअलिटीज 45 आदमी के बीच में। हाँ। 7 एक्सपायर हो गई और बाकी कुछ पता चलता है किस तरह से हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट गाड़ी खराब हुई, ड्राइवर की गलती से हुआ है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आमदनी से जायद असासाजात रखने के इल्जामात के पेश नजर भोपाल के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आरसी कुरिल के मकान पर लोक आयुक्त ने धावा डाला। धावे के दौरान लोक आयुक्त ने आरसी कुरिल के पास 7 मकान, 2 फार्म हाउस, 2 दुकानें और जबलपुर के इंडस्ट्रियल स्टेट में एक प्लॉट होने का इंकशाफ किया, जिसकी कुल मालियत 10 करोड़ रुपए है। भोपाल डीवाईएसपी लोक आयुक्त की इत्तलात के मुताबिक मजीद छापों के जरिए दीगर असासाजात की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। रमेश चंद कुरील, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, विंध्याचल भवन भोपाल में पदस्थ हैं। इनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति पाई जाने के कारण छापे की कार्रवाई की जा रही है। इनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत थी, इसकी जांच की। जांच करने पर वो शिकायत सही पाई गई, तब इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके
इनके फिलहाल तो अभी शिकायत इनकी 1 वर्ष से शिकायत चल रही थी इनकी। पहले भी इन पर कोई कार्रवाई इस तरह की हो चुकी नहीं, अभी हमारी जानकारी में तो नहीं है। कितने की संपत्ति नहीं, इसका अभी इसका इस स्टेज पर इसका आंकड़ा उचित नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली जमातें खुद एहतसाबी में जुट गई हैं और इस सिलसिले में पार्टियों की हंगामी मीटिंगें भी हो रही हैं। कल समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने इंतखाबात में जीत हासिल करने वाली पार्टी लीडरों से खुसूसी तौर पर कहा कि वो पार्टी की हार के असबाब तहरीरी शक्ल में पेश करें। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ज्यादातर पार्टी लीडरों ने कहा कि मरकजी हुकूमत से नाराज अवाम ने बीजेपी को इख्तियार सौंपने की ठान ली थी और अवाम का ये अज़्म ही दीगर पार्टियों की शिकस्त का भी सबब बना। और यूपी के बाद अब बिहार। जितिन राम मांझी बिहार के नए वज़ीर आला होंगे। नीतीश कुमार ने रियासती गवर्नर से मुलाकात के बाद 68 साला दलित लीडर मांझी के नाम का ऐलान किया। जीतन राम मांझी बिहार के नए वजीर आला होंगे। नीतीश कुमार ने शरद यादव और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमराह रियासती गवर्नर DY पाटिल से मुलाकात की और वजीर आला के ओहदे के लिए मांझी का नाम पेश किया। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की काबीना में दर्जे फेहरिस्त तबकात व कबाइल के महकमे के वजीर थे। इससे कबल नीतीश के इस्तीफा वापस लेने से इनकार के बाद लेजिस्लेचर पार्टी ने उन्हें नए वजीर आला के इंतखाब का इख्तियार दिया था। नए नेता मांझी जी के नेतृत्व में सरकार गठित करने का दावा हम लोगों ने पेश कर दिया है। नेता दल की तरफ से श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। कोई चौंकाने वाला नहीं। सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, गुर्बत में फंसे हुए लोग यहाँ देश भर में मुसर हैं। तो गांधी जी का जो अंतिम आदमी है उसको बिठा लाया। जीतन राम मांझी तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सहरसा मधेपुरे का इंचार्ज थे। बहुत सीजन, बहुत काबिल, संतुलित आदमी है और अनुभवी आदमी। वाज़ेह रहे कि सनीचर को नीतीश कुमार ने लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की करारी हार की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इतवार को पटना में JDU लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई थी। JDU अरकान असेंबली ने नीतीश से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वहीं लालू प्रसाद की RJD ने बिहार के नए वज़ीर आला पर कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया है। RJD तर्जुमान मनोज झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार के नए वज़ीर आला को रबर स्टैम्प कहना ये बीजेपी की बीमार ज़हनियत की अक्कासी करता है। देखिए, मेरा मानना है कि हम लगातार हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उनका आंतरिक मामला था। नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, वो स्वयं भी बन सकते थे, उनकी पार्टी ने उनको अधिकृत किया, जीतन राम मांझी जी का चयन हुआ। तो मैं समझता हूं कि इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। नए मुख्यमंत्री को उनकी कार्यशैली देखनी चाहिए। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि वो रबर स्टैंप होंगे वगैरह वगैरह बिना उनकी कार्यशैली देखे। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अभिजात मानसिकता है जिससे कि आप पिछड़ों और दलितों को देखते हैं, और शायद यही बीजेपी की सच्चाई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद JDU बौखलाहट का शिकार हो गई है और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अगले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की ही जीत होगी और बिहार में बीजेपी ही हुकूमत बनाएगी। पार्टी के अंदर इस चुनावी हार को लेकर बहुत बड़ा असंतोष और पहले से ही बहुत बड़ी परेशानी उनकी पार्टी में चल रही है और उनकी पार्टी के नीचे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। हताश हैं लोग, उनके सारे नेता, खुद मुख्यमंत्री, सारे लोग हताश हैं। तो इस हलचल को रोकने के लिए, उस परेशानी से थोड़ी देर के लिए बचने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिल्ली की सरकार के लिए दिया है, जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे वही जनादेश बिहार की जनता दोहराएगी और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनाएगी
ताकि बिहार की तरक्की हो सके, बिहार का। और आरजेडी ने 5 जून को पार्टी की एक हंगामी मीटिंग तलब की है। जराये के मुताबिक 5 जून की मीटिंग में पार्टी की हालिया शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। कल भी पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने शिरकत की। आरजेडी के एक सीनियर लीडर ने बताया है कि 5 जून की मीटिंग में मुस्तकिल कलाए अमल तय किया जाएगा और पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत बनाने के उमूर पर गौर खौस किया जाएगा। काबिल गौर है कि हालिया लोकसभा इंतखाबात में आरजेडी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पार्टी के सिर्फ 4 अरकान पार्लियामेंट ही मुंतखब हो पाए हैं। तहलका के बानी एडिटर तरुण तेजपाल को कल 3 हफ्तों की अबूरी जमानत मिल गई है। तरुण तेजपाल ने अपनी वालदा की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की थी, ताहम वो आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सके। बताया जाता है कि जमानत की मंजूरी के बाद की कानूनी कार्रवाइयों की तकमील तक काफी ताखीर हो गई थी। जस्टिस BS चौहान और जस्टिस AK सिकरी की क़यादत वाली बेंच ने तेजपाल की जमानत मंजूर कर ली। तेजपाल गुज़िश्ता 5 माह से जेल में थे। और स्टूडेंट्स के लिए खबर है कि आज शाम CBSE की 10वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। CBSE के नतायज को इंटरनेट पर www.results.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके अलावा www.cbseresults.nic.in पर भी देखा जा सकता है। IVRS के जरिए इन नंबरों यानी 011-243-00599 011-281-27030 पर फोन करके भी रिजल्ट्स मालूम किए जा सकते हैं। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। थाईलैंड में फौज ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। फौजी हुकाम का कहना है कि मुल्क में जारी सियासी बहरान, तशद्दुद और कत्ल गारतगिरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। फौजी टेलीविजन चैनल पर इमरजेंसी का ऐलान किया गया। फौजी हुकाम का कहना है कि इमरजेंसी का मकसद हुकूमत का तख्ता उलटना नहीं और उबूरी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि थाईलैंड में गुज़िश्ता 6 माह से सियासी बहरान जारी है। अमेरिका ने थाईलैंड में इमरजेंसी पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि ये इमरजेंसी वक्ती होनी चाहिए और इससे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की क़यादत में 58 ममालिक के एक ग्रुप ने फ्रांस की जानिब से शाम को बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल अदालत खड़ा करने की तजवीज़ की हिमायत का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी ग्रुप की जानिब से स्विट्जरलैंड के सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा पॉल सेगर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को एक मकतूब रवाना करते हुए शाम को ताकतवर सियासी पैगाम देने की खातिर एक करारदाद तैयार करने की अपील की है। सफीर की इत्तला के मुताबिक अमेरिका ने इस मकतूब पर दस्तखत नहीं किए हैं, ताहम उसने फ्रांस की इस तजवीज़ की हिमायत की है। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने शाम को बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की करारदाद को शाम के हिमायती ममालिक रूस और चीन की जानिब से वीटो करने का इम्कान जाहिर किया है। हिंदुस्तान के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लापता मलेशियाई तैयारे MH370 से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं। हिंदुस्तानी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लापता मलेशियाई तैयारे के मलबे के मुकाम का सुराग लगाने का दावा भी किया है। कंप्यूटर साइंसदान ने लापता मलेशियाई तैयारे के मलबे के मकाम का सुराग लगाने का दावा किया है। कंप्यूटर साइंसदान के मुताबिक उसने बहर हिंद में लापता मलेशियाई तैयारे के मुमकिना मलबे की निशानदही की है। ताहम इसकी तस्दीक के लिए लापता MH370 तैयारे में इस्तेमाल करदा मटेरियल के तकाबुल की जरूरत है। हिंदुस्तानी कंप्यूटर साइंसदान ने साइबर हाईजैकिंग या सिग्नल हाईजैकिंग के जरिए MH370 को लापता करने का इंकशाफ किया है। We are seeing several types of hijacking. The net result is nothing but demanding option only. But the hijacking happened before 2 months for Malaysian Airlines MH370. It is one form of signal level hijacking, in which the aircraft take off in the corresponding point. It's at Kuala Lumpur airport at some time, and for that another hour it got
disappear. This is one form of hijacking only, but the hijacking in terms, it is, I think that the cyber hijacking or signal hijacking, in this type of signal hijacking, some people use some sort of transmitter on the receiver to capture the corresponding frequency, and if they capture the corresponding frequency, they just decrypt the frequency, and dictating the corresponding, after dictating, they just mask out the corresponding frequency value, and pick up the aircraft in their control. साइंसदान के मुताबिक तैयारे के सिग्नल को हाईजैक करते हुए उसे दूसरी जानिब मोड़ दिया गया। साइंसदान ने इम्कान जाहिर किया है कि किसी मुल्क या एजेंसी ने सिग्नल हाईजैकिंग का टेस्ट करने की खत मलेशियाई तैयारे को लापता किया है। It is one form of research project or research product which is done by some other countries or some agency, or in terms of even civilian people, even to test out the protocol, to test out the corresponding protocol. They are actually in this type of hijacking things. So. तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर से ताल्लुक रखने वाले इस कंप्यूटर साइंसदान ने लापता तैयारी की तलाश में सरगर्म ममालिक का ताउन करने की पेशकश भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की क़यादत में कायम होने वाली नई हुकूमत के साथ रवाबित के मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत पाकिस्तान मुस्तक़बिल की अपनी पॉलिसी पर अंदरूनी सतह पर गौर खौस कर रही है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इस मामले पर आज इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा में एक अहम मीटिंग मुतवक्किल है, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में मंगल के रोज होने वाली इस मीटिंग में इनपुट्स के लिए हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को भी पाकिस्तान तलब किया गया है और उम्मीद है कि वो मंगल के रोज इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्राइब्यून रोजनामे के मुताबिक अब्दुल बासित पसे पर्दा बीजेपी के साथ रब्त में रहे हैं ताकि वो हिंदुस्तान में इख्तिदार में आने वाली नई हुकूमत के साथ मुस्बत और बामाने रवाबित कायम करने की हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश का पैगाम पहुंचा सकें। देखिए, मोदी साहब का इलेक्शन हुआ, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनको फ़ोन किया, मुबारकबाद दी उनके इंतखाबात में इलेक्शन उनकी कामयाबी पे, उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी और इस बात का इजहार भी किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है जो हल नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। ज़राए का कहना है कि बीजेपी की आला क़यादत को मुत्तला कर दिया गया है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की और पुरअमन और खुशहाल पड़ोसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर गामज़न है। ज़राए का कहना है कि इस पॉलिसी पर काम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के साथ बामाने और नतीजा खेज डायलॉग की ख्वाह है। गुज़िश्ता जुमे को हिंदुस्तान में आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान के फौरी बाद नवाज शरीफ ने फ़ोन करके नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दी थी। हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तिजारती, सियासी और दिफाई ताल्लुकात के बारे में अपनी पॉलिसी वज़ा करने के मकसद से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मामूर अपने सीनियर सिफारतकारों और मंदूबीन से भी इनपुट्स हासिल कर रही है, जिनमें वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर और साबिक खारजा सेक्रेटरी जलील अब्बास जीलानी और रूस में पाकिस्तान के सफीर ज़हीर जंजुआ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। चीनी हुकूमत के खिलाफ वियतनाम में बड़े पैमाने पर भड़के तशद्दुद के बाद चीन ने वियतनाम से अपने वर्करों को हटाना शुरू कर दिया है। पहली मई को जनूबी चीन के मुतनाज़ समुद्री इलाके में चीन के जरिए ऑयल रिग कायम करने के बाद से वियतनाम में चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। इस दौरान मुतादिद फैक्ट्रीज पर हमले किए गए। 290 चीनी वर्कर्स को लेकर 2 चार्टर्ड प्लेन्स जनूब मगरबी चीन के शहर चिडंगू पहुंचे। इनमें से 100 से ज्यादा वर्कर जख्मी हैं। चीन के 2 बहरी जहाज भी सैकड़ों वर्करों को वियतनाम से लेकर रवाना हो गए हैं। मिस्र के लिए यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन कमीशन मिस्र के सदारती चुनाव की निगरानी करेगा। मिस्र में सदारती चुनाव 26 और 27 मई को होंगे। यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑब्जर्वर मारियो डेविड का कहना है कि उनकी टीम को इंतखाबात की निगरानी की इजाजत मिल गई है। मारियो डेविड ने बताया कि ऑब्जर्वर उन्हीं आलात का इस्तेमाल करेंगे जो कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स मशीनों के जरिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 45 ऑब्जर्वर मिस्र में हैं।
सदारती चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को आगे बताया जा रहा है। इनका मुकाबला बाएं बाजू के सियासतदान हामिदैन सबाही से है। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। मोदी आज सदर जमहूरिया से करेंगे मुलाकात, हुकूमत साजी का पेश करेंगे दावा। मोदी काबीना में जगह पाने के लिए बीजेपी लीडरों की सरगर्मियों में आई तेजी, 4 अहम कलमदानों पर सीनियर लीडरों की नजरें। भोपाल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर लोकायुक्त का धावा, 10 करोड़ की मिल्कियत का इंकशाफ। जम्मू कश्मीर के बहरहाल में एक बस गिरी, 300 फीट गहरी खाई में 17 अफराद हलाक, 33 जख्मी। और थाईलैंड में इमरजेंसी नाफिज, फौज ने कहा इमरजेंसी का मकसद मुल्क में तख्ता पलटना नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया